सभी को नमस्कार। डॉक्टर रामविलास शर्मा की साहित्य साधना 1933 ईस्वी से लगाकर 2012 ईस्वी तक लगभग 65-70 वर्षों की अवधि में विस्तारित है। इस अवधि में उन्होंने अनेक निबंधों तथा विविध ग्रंथों का प्रणयन किया। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या कम से कम 112 है। रवि भूषण जो एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अध्येता भी हैं, पटना में निवास करते हैं। उनका कहना है कि रामविलास शर्मा के सारे साहित्य में एक सूत्रता और एकान्विति है, जिसे हमारी परंपरा में महावाक्य कहा गया है। उस प्रकार की महावाक्यता उनके लेखन में है। एक सुनिश्चित दिशा में उनका अध्ययन और लेखन निरंतर विकसित और प्रवृत्त होता रहा है, उसका सातत्य बना रहा है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में विशेष रूप से रामविलास शर्मा जी ने ऋग्वेद का अध्ययन किया, उपनिषदों और वैदिक साहित्य का भी अध्ययन किया और अनेक महत्वपूर्ण स्थापनाएं वैदिक साहित्य और विशेष रूप से ऋग्वेद के अपने अध्ययन के आधार पर दी। उनके सारे ग्रंथों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया। उन पर अनावश्यक वाद विवाद भी खड़े किए जाते रहे, क्योंकि 112 पूरे ग्रंथ पढ़कर के ही कोई आक्षेप किया जाना चाहिए। पूर्वापर संबंध देख करके ही कोई आक्षेप किया जाना चाहिए। पर प्रायः ऐसा होता है कि त्वरा में, हड़बड़ी में लोग उछाल देते हैं कुछ तो भी मंतव्य। रामविलास शर्मा ने ऋग्वेद का आकलन श्रमजीवियों की कविता के रूप में किया। मेरे गुरु आचार्य रामजी उपाध्याय लगभग इसी समय यही बात कह रहे थे। यद्यपि रामविलास शर्मा की विचारधारा और उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है कि ऋग्वेद की कविता श्रमजीवियों की कविता है और जितने भी ऋषि हैं वे सब श्रमजीवी ऋषि हैं। वे खेतिहर हैं, मजदूर हैं अधिकांश उनमें से, और वे उसकी बात करते हुए वैदिक सूक्तों का साक्षात्कार करते हैं जो उनकी खेत खलिहान की दुनिया है। ऋग्वेद के काव्य का आकलन करते हुए, अध्ययन करते हुए रामविलास शर्मा जी ने यह स्थापना दी कि ऋग्वेदी कार्यों को घुमंतु जीवन बिताने वाले, बर्बर और आक्रमणकारी कहने वाले जो यूरोप के अध्येता हैं, उनका मंतव्य निहित स्वार्थों से प्रेरित है, औपनिवेशिक अवधारणाओं से प्रेरित है। रामविलास शर्मा जी का उद्धरण में पढ़ रहा हूं। वो कितव सूक्त को विषय बनाकर कहते हैं, ऋग्वेद में एक जुआरी है, जुआ खेलता है, पछताता है, फिर भी खेलता है। कभी उससे कहता है कृषिम कृषस्व, अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, यह पूरा मंत्र है 10वें मंडल के 34वें सूक्त का। रामविलास शर्मा जी ने कदाचित इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि यह कवश एलूश का सूक्त है, और कवश एलूश तो दास हैं। वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण माने गए पुरुष सूक्त में, उनके वे बाहर हैं और ऋषि हुए। यह बहुत मार्मिक वेदना जो एक किताव की है, उसको वे अभिव्यक्ति देते हैं, और एक कृषि के लिए जो आह्वान है, उसको उनका सूक्त अंत में स्वर देता है। रामविलास शर्मा कहते हैं, यह कभी उसे गाय चराने के लिए नहीं कहता, लूटमार के लिए नहीं कहता, खेती करने के लिए कहता है। मानना चाहिए कि खेती आम लोगों का धंधा होगी। खेती के लिए वैदिक जन मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थे। वर्षा से प्रायः सभी देवताओं का संबंध है, लेकिन उससे ज्यादा संबंध इंद्र और मरुतों का है। इस दिशा में विमर्श करते हुए कृषि प्रधान संस्कृति और उसमें देवताओं की परिकल्पना की मीमांसा वे करते हैं। वर्षा पर निर्भर जो कृषक समुदाय है, वह अपने देवताओं की परिकल्पना वर्षा से जुड़े हुए देवताओं के रूप में करता है, और इस रूप में पहले देवता इंद्र हैं।
और अकारण नहीं कि उन्हें बहुत प्रमुखता ऋग्वेद में दी गई। यह सर्वथा आधिभौतिक व्याख्या है और इसको स्वीकार करने पर ही आदिदेविक और आध्यात्मिक व्याख्याएं बनेंगी, क्योंकि यह पहले है, धरती पहले है, इस पर ही सब खड़ा होता है। तो जो आदिदेविक और आध्यात्मिक व्याख्याएं करते हैं, चाहे वे महायोगी अरविंद हों, यदि वे भूल जाते हैं कि ये लोग श्रमजीवी किसान आदि हैं और कोई बड़ई है, कोई उपला बीनने वाली है, उन सब का समाज यह है, उससे कविता उपज रही है, यह सूक्त आ रहे हैं, निपट अध्यात्म ही केवल मान लिया जाए, ऐसा तो पूरी तरह से अन्याय ही होगा। रामविलास शर्मा इसी को कह रहे थे कि उसका जो पूरा धरती है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तब वे जो बात इसको आगे ले जाते हुए कहते हैं कि इंद्र का सबसे बड़ा कार्य वृत्र का वध है, और वृत्र के बारे में मैकडॉनल्ड ने भी यह स्वीकार किया कि वह सूखे का देवता है, सूखे का दानव है। और वृत्र दानव से युद्ध इंद्र का, अर्थात जो वर्षा का देवता है, वो सूखे को नष्ट करता है। इस रूप में वे पढ़ते हैं इंद्र संबंधी सूक्त को। कोसाम्बी का दृढ़तापूर्वक खंडन करते हैं डीडी कोसाम्बी, जिन्होंने यह कहा कि इंद्र और वृत्र का युद्ध जो है वह हड़प्पा सभ्यता पर आर्यों के आक्रमण का आख्यान है। और रामविलास शर्मा कहते हैं, उनका यह वाक्य मैं पढ़ रहा हूं, विडंबना यह है कि जो लोग उत्तर भारत में खेती का विकास कर रहे थे, उन्हें कौसंबी ने खेती का विनाशक मान लिया, और खेती का विकास करने वाले लोगों का विनाशक कौसंबी ने उन्हें मान लिया। यह वे कहते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश उनकी किताब है, उसमें उन्होंने यह कहा है। इस दृष्टि से रामविलास शर्मा आर्यों को बाहर से आने वाले जो मानते हैं उनके मत का खंडन करते हैं, उन्हें बर्बर आक्रांता जो कहते हैं उनका दृढ़तापूर्वक खंडन करते हैं, और साम्राज्यवादी उन सिद्धांतों का खंडन करते हैं जिनका की प्रभाव भारतीय बुद्धिजीवियों पर रहा है। 10वें मंडल का सूक्त वे उद्धृत करते हैं, जहां पर ऋषि कहते हैं कि यह मेरा हस्त भगवान है, और जितने भी कल्याणकारी कर्म मैं करता हूं, उन सब की वृद्धि इस मेरे हस्त से होती है। यह हाथ से काम करने वाले लोगों की अभिव्यक्ति है। अयम हस्तो में भगवान, ऐसा जब वे कहते हैं। अहो, महाभारत में इसी की परंपरा में कहा गया, अहो सिद्धार्थता तेषाम येषाम संतिह पाणयः, अतीवस प्रहय तेषाम येषाम संतिह पाणयः। प्रोफेसर रामजी उपाध्याय ने महाभारत से इस श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि पाणिवाद का प्रतिपादन महाभारत में किया गया, हाथों से काम करने वालों की संस्कृति, उसका यह उत्क्षेपण है या उसकी यह स्थापना है। रामविलास शर्मा ऋग्वेद की व्याख्या उसकी श्रम संस्कृति के आधार पर करते हैं। उनका फिर उद्धरण पढ़ रहा हूं, वैदिक कृषक काम करते हैं, श्रम से घबराते नहीं हैं, श्रम करने से ही देव मनुष्यों के मित्र बनते हैं। न ऋते शांतस्य सख्याय देवा, यह तो वाक्य आता ही है और ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। उपर्युक्त परंपरा में विकसित होकर यह मुहावरा बनता है, जो कुछ भी अपना हाथ जगन्नाथ इत्यादि लोक भाषा के मुहावरे हैं, वे इसी परंपरा में बनते हैं, ऐसा वे कहते हैं। वे ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको आलसी बनाया, और आलसी लोग हमें, इस तरह की धारणा का प्रचार भी उन्होंने ही किया। वे ऋग्वेद की संस्कृति को श्रम की संस्कृति कहते हुए, बताते हुए, पूरी जो भारतीय संस्कृति है मूलतः श्रमिक और श्रम करने वालों की संस्कृति है, ऐसी स्थापना देते हैं। गणों की व्यवस्था इस संस्कृति में बनती है, इसकी मीमांसा वे करते हैं। यह जो वामपंथी सोच है उसके आधार पर वे मीमांसा करते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था में जो मानव समुदाय संगठित होता है उसे हम गण कहते हैं। यह गण चाहे पशुपालन करे, चाहे खेती करे, जो भी संपत्ति होती है उस पर सारे गण का अधिकार होता है। यदि गण छोटा हुआ तो सभी लोग मिलकर श्रम करेंगे। गण के अनेक घटक अलग अलग खेती करते हैं, इस घटक को गोत्र कहते हैं। यह गोत्र आर्थिक घटक होता है, क्योंकि लोग मिलकर उत्पादन का काम करते हैं, इसलिए यह सामाजिक घटक भी होता है। भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद उनकी पुस्तक है, उसमें यह बात वे कहते हैं।
अपनी इन अवधारणाओं के आधार पर रामविलास शर्मा ऋग्वेद का संबंध संपूर्ण भारतीय साहित्य से भी जोड़ते हैं और भारतीय साहित्य की मौलिक एकता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि रामायण और महाभारत, इन दोनों महाकाव्यों का गहरा संबंध ऋग्वेद से है। उपनिषदों की विचारधारा ऋग्वेद की एकात्मताओं को आधार बनाकर ही आगे बढ़ती है। पश्चिम के जो विद्वान ऋग्वेद और उपनिषदों के बीच में डिवाइड देखते हैं या विभाजन देखते हैं, उनके मत का वे खंडन करते हैं। वे एक सूत्रता देखते हैं ऋग्वेद के जो दार्शनिक चिंतन वाले सूक्त हैं उनका उनकी उपनिषदों के चिंतन के साथ में। दूसरा काम जो रामविलास शर्मा ने किया ऋग्वेद का अध्ययन करते हुए, उन्होंने भाषा शास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करते हुए यह सिद्ध किया, ऋग्वेद का अध्ययन करते हुए उन्होंने यह बताना चाहा कि आर्य इसी देश के मूलतः निवासी थे। तो सरस्वती घाटी की सभ्यता, जिस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिम के अध्येता कह रहे हैं, उससे हजारों वर्ष पुरानी है। एक तरह से आर्यावर्त का नवीन इतिहास वे इस दृष्टि से लिखना चाह रहे हैं और कौसंबी के अध्ययन से ज्यादा गहराई में उतर करके कौसंबी की अवधारणाओं का खंडन भी वे इस दृष्टि से करते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन के द्वारा वे प्राचीन भाषा परिवारों के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। मूलतः तो वे भाषा परिवार की अवधारणा का ही खंडन करते हैं। जो पश्चिमी अध्येताओं ने भाषिक परिवार की परिकल्पनाएं की थी और उनमें जो एक तरह से पार्थक्य माना था, उनमें जो कंपार्टमेंटलाइजेशंस उन्होंने देखे, उसका दृढ़ता से प्रतिवाद रामविलास शर्मा करते हैं। इस दृष्टि से पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने जो अध्ययन किया था, उसको वे आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। किशोरीदास वाजपेयी भी भारतीय भाषाओं की मूल शाखाएं मानते हैं और यह कहते हैं कि ये शाखाएं इतनी बड़ी हैं कि उनका तना ही खोज पाना कठिन है और उनका इतना विस्तार है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से आरंभ उनका हुआ है। बोलचाल की भाषाएं पहले थी और संस्कृत बाद में आती है। यह वाजपेयी जी मानते हैं, यही रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन जी भी स्वीकार करते हैं। वैदिक ऋषियों ने जिस भाषा को परिष्कृत किया अपने जनग्रहित रूप में, वह प्रथम अवस्था की मूलतः प्राकृत थी और दूसरी अवस्था की प्राकृतें वैदिक संस्कृत के बहुत बाद में कृत्रिम रूप में हमारे सामने आती हैं, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं को, बोलियों को वैदिक संस्कृत और संस्कृत के क्रमिक ह्रास से उत्पन्न न मान करके वे ऋग्वेद से मूलतः अधिक प्राचीन मानते हैं और कई चरण पहले की उनको मानते हैं। यही किशोरीदास वाजपेयी भी मानते हैं। इस तरह संस्कृत बोलियों की पितामही नहीं, उनकी पौत्री सिद्ध होती है, ऐसा वाजपेयी जी कहते हैं। इसको भी रामविलास शर्मा स्वीकार करते हैं। और क्रमिक विकास फिर जो बोलियों का होता है, उसके आगे के चरण में बोलियां एक दूसरे से जुड़ती हैं और संस्कृत प्राकृत आदि भाषाएं विकसित उनसे होती हैं। आदिम रूप क्या था इनका, यह कहना कठिन हो जाता है क्योंकि बहुत प्राचीन काल में वाचिक परंपरा में वह रूप रहा है। जो इंडो यूरोपियन फैमिली और भारोपी भाषा परिवार की कल्पना की और भारत के भाषा परिवारों को 4 परिवारों में यूरोप के अध्येताओं ने बांटा, उससे होने वाली विसंगतियों की ओर, इस प्रकार की अवधारणा से होने वाली विसंगति की ओर वे ध्यान हमारा आकर्षित करते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं, उनका उद्धरण फिर पढ़ रहा हूँ, भाषा विज्ञानियों की मान्यता है कि प्रत्येक भाषा परिवार का जन्म किसी आदि भाषा से हुआ है, किंतु जिसे वे भाषा कहते हैं वह स्वयं सामाजिक विकास की एक निश्चित मंजिल में सुलभ होती है। आदि मानव समाज का साधारण नियम है बोलियों का बिखराव। रामविलास शर्मा कहते हैं कि जिसे मूल भारोपीय भाषा कहा जा रहा है, उसका कहीं अता पता ही नहीं है। वह एक परिकल्पित भाषा है
नोशनल नोशनल फिक्सेशन जैसे होता है वेतन में, उस तरह से मान लिया गया है कि माना जाए कि एक मूल भारोपीय भाषा थी, या गणित में जिस तरह से माना जाता है कि माना कि मूलधन 100 है, यही पहला वाक्य गणित के सवाल हल करने के लिए हमको बताया जाता था कि ऐसा मान लीजिए। हालांकि मूलधन 100 नहीं होता, तो बाद में साबित होता है कि क्या था। लेकिन भाषा में तो ऐसा नहीं कह सकते कि मान लिया जाए कि एक मूल भाषा थी, जबकि कहीं अता पता ही उसका नहीं है। एक मूल भारोपीय भाषा थी, और उससे फिर संस्कृत निकली, और उससे फिर उसी से फिर ग्रीक लैटिन निकली, ताकि संस्कृत कहीं ग्रीक लैटिन आदि से अधिक प्राचीन साबित न हो जाए। इस चिंता के कारण प्रेरित होकर, इस चिंता से प्रेरित होकर के एक मूल भारोपीय भाषा की कल्पना की गई, और अधिकांश भारतीय विद्वानों ने यूरोपीय विद्वानों की इस कल्पना को स्वीकार किया। हमारे जो पाठ्यक्रम बने उनमें भी हमें यही पढ़ाया जाता रहा। हमको जो एमए में भाषा विज्ञान पढ़ाया गया, उसमें यही पढ़ाया गया कि मूल आरोपी भाषा एक थी, तो एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, और उसका विकास इस तरह से हुआ। हम भी कुछ वर्षों तक भाषा विज्ञान जो एमए में पढ़ाते रहे संस्कृत के छात्रों को, वह इस दृष्टि से पढ़ाते रहे। बाद में जब रामविलास शर्मा, किशोरीदास वाजपेयी और अन्य कतिपय आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के काम पर ध्यान गया, तो लगा कि ऐसा क्यों माना जाए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो डेक्कन कॉलेज विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा, संसार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है डिक्शनरी बनाने का, उसमें कदाचित यही बताया जाता है कि मूल इंडो यूरोपियन शब्द इसका क्या रहा है। और इस दृष्टि से उसके शुरू के खंडों में तो जो मैंने देखा कि मूल इंडो यूरोपियन में यह शब्द है, उसकी फिर कल्पना की जाती है कि ग्रीक में यह है, लैटिन में यह है, संस्कृत में यह है, तो इसके पहले ऐसा होगा, ऐसा मानो। और इससे फिर ये विकसित होता हुआ संस्कृत ग्रीक लैटिन में इस तरह से शब्द आया है। क्यों मानो ऐसा, ये स्पष्ट नहीं होता। क्यों हम मान लें जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसका उस भाषा को पहले मानो। इस अवधारणा का तो फिर पश्चिम के ही कुछ विद्वानों ने खंडन भी किया, और उनमें प्रोफेसर इमेनो थे। उन्होंने कहा कि ऐसा भारोपीय भाषा परिवार और भाषा परिवारों में विभाजन भी उचित नहीं है, और इस तरह की प्राक कल्पना कर लेना यह भी उचित नहीं प्रतीत होता है। इसकी बजाय कुछ बोलियां रही हैं जिनका कि संकेत तो वैदिक ऋषि भी देते हैं कि अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं इस देश में। इतना बड़ा देश है, जन्म विवृति बहुधा विवाचसम, विविध भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हो रही हैं, और उनमें से बोलियों के रूप में है वे, उनमें से कुछ का विकास होता है, ऐसा जो वाजपेयी जी कह रहे हैं और रामविलास शर्मा उस बात को आगे ले जा रहे हैं। वह विचारणीय इस दृष्टि से हो जाता है। उनका निष्कर्ष यह है कि किसी आदि भाषा के विघटन से बोलियां नहीं पैदा हुई, अनगिनत बोलियों में से किन्हीं कारणों के प्रमुख होने से भाषा के रूप में विकास होता है। और राहुल जी कहते हैं कि कौरवी भाषा है, और फिर हिंदी भाषा का विकास बाद में उससे होता है। रामविलास शर्मा यह कहते हैं कि नस्ल और भाषा परिवार की अभिन्नता की अवधारणा ही गलत है, और भाषा समुदायों की कल्पना की जानी चाहिए। इस देश में भाषा समुदाय हैं, परस्पर नैकट्य भी उनमें है। भाषा परिवार हैं और वे एक दूसरे से अलग अलग परिवार हैं, ऐसा मानना तो उचित नहीं है। यह ऋग्वेद के अध्ययन के आधार पर और वैदिक साहित्य के अध्ययन के आधार पर रामविलास शर्मा कहते हैं। वे बोआस का हवाला देते हैं, जो पश्चिम के ही अध्येता हैं और समाज विज्ञान के भी प्रवर्तक रहे हैं। बोआस ने भी यही कहा कि एक आदि भाषा से किसी परिवार की अनेक भाषाओं का उत्पन्न होने का सिद्धांत उचित नहीं है। इमेनो ने भारत एक विराट भाषाई क्षेत्र है, यह मानना उचित समझा, और वे कहते हैं कि यह दृष्टिकोण भाषा विज्ञानी को प्रेरित करता है कि वह किसी एक भाषाई परिवार पर ध्यान केंद्रित
न करके पूरे भाषाई क्षेत्र पर ध्यान दे। इस दृष्टि से संपूर्ण भाषाई परिवार भारत का एक माना जाए, यह मानना अधिक उचित है, और उसके भीतर भाषा समुदाय हैं, यह माना जा सकता है। इस दृष्टि से रामविलास शर्मा भाषा समूह, समुदाय और भाषाओं के समवाय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और कहीं-कहीं परिवार जब वे कहते हैं, तो ये भाषाएं एक दूसरे के निकट हैं, इस दृष्टि से कहते हैं, न कि अन्य परिवारों से पार्थक्य बताने की दृष्टि से कहते हैं। और यह जो मूल भारोपी भाषा के रूप में एक मूलीयता भारत और यूरोप की कतिपय भाषाओं की मानी गई थी, वह तो भरभरा करके गिर गई जब हिट्टाइट भाषा का पता चला और भी उसको चुनौतियां दी गईं। तो एक औपनिवेशिक सोच के तहत कुछ प्राक कल्पनाएं और पूर्वाग्रह लेकर के जो चित्र खड़ा किया गया था, उसको फिर सुनीति कुमार चटर्जी जैसे महापंडित भी मानते रहे। राहुल जी ने भी उसका समर्थन किया कहीं-कहीं पर। इसको विखंडित करते हैं रामविलास शर्मा, और वे यह मानते हैं कि वैदिक भाषा का विकास मध्य देशीय भाषा या वहां पर जो प्रचलित बोलियां हैं उनके आधार पर हुआ, और वे ध्वनि तंत्र का विश्लेषण बारीकियों में जाकर के करते हैं। और इस दृष्टि से जो हिंदी आजकल बोली जा रही है उसका ध्वनि तंत्र ऋग्वेद की भाषा और जो संस्कृत रही है उससे कितना भिन्न है, इसकी ओर ध्यान वे आकर्षित करते हैं। दूसरा काम जो रामविलास शर्मा ने किया, ऋग्वेद के अपने अध्ययन के आधार पर पूरे भाषा शास्त्र को पुनर्व्यवस्थापित करने के संरंभ के अतिरिक्त, वह यह था कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने आक्रमण किया। इस मत की निस्सारता को उन्होंने प्रमाणित किया, और हड़प्पा संस्कृति से वैदिक संस्कृति के अंतर्संबंधों को तलाशने का प्रयास उन्होंने किया। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और जो पुरातत्व के विद्वानों ने हड़प्पा के संबंध में अन्वेषण कार्य किया है, उनका हवाला देते हुए हड़प्पा संस्कृति में जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां थी, उनका विश्लेषण करते हुए वे जो सारस्वत सभ्यता उसके पहले थी, उससे वे एक सूत्रता खोजने का प्रयास करते हैं। पार्जिटर को इस दृष्टि से वे उल्लेखनीय मानते हैं। तदनुसार पार्जिटर पहले व्यक्ति हैं संभवतः जिन्होंने भारतीय आर्यों के प्रसार की बात कही, और वे भी भारत पर आर्यों के आक्रमण और उत्तर पश्चिमी मार्गों से भारत में उनके प्रवेश के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। पार्जिटर यह कहते हैं कि द्रुही जनों का एल बहिः प्रवाह उत्तर पश्चिम से होकर आगे के देशों में हुआ। ये जो ययाति की संतानें थीं, ये किस प्रकार से उत्तर पश्चिम से होकर के भारत के बाहर गईं, इसके तो साक्ष्य मिलते हैं पुराणों में, उत्तर वैदिक साहित्य में, पर इसके साक्ष्य नहीं मिलते कि ये लोग बाहर से आए थे और वैदिक कार्य बाहर से आए थे। इसके तो साक्ष्य कहीं भी नहीं मिलते हैं। ये लोग बाहर गए और उन्होंने वहां विभिन्न राज्यों की स्थापना की और उन जातियों के बीच भारतीय धर्म का प्रवेश भी कराया, यह पार्जिटर कहते हैं। यह द्रुह्य जनों का जो बहिर्गमन है भारत से, इसका समय पार्जिटर 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास मानते हैं। और पुरु यदु आदि जो 4 गण बनते हैं ययाति की संतानों के, इनका युद्ध भरतों से होता है, उसका हवाला वे देते हैं। दूसरा उल्लेख वे अश्व पालन और रथ चालन की दृष्टि से वैदिक सभ्यता और पश्चिमी एशिया की जो अन्य सभ्यताएं हैं उनमें अंतर संबंध की दृष्टि से करते हैं। वे कहते हैं कि जो मितन्नी जाति के लोग थे 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, वे मिस्र को रथों का निर्यात करते थे, और उसके पहले वैदिक आर्यों के पास रथ थे, अरों वाले रथ उनके पास थे। इस बात की ओर ध्यान वे वैदिक सूक्तों को उद्धृत करते हुए दिलाते हैं। इस सारे विमर्श में
रामविलास शर्मा ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया कि यूरो केंद्रित जो विमर्श है पूरी भारतीय संस्कृति का, कि यूरोप ही मूलतः केंद्र रहा है और वहां से प्रव्रजन हुआ और वहां से फिर आर्य लोग इधर आए, इस अवधारणा का भी खंडन वे करते हैं। और यहाँ तक भी पश्चिम के कुछ विद्वानों ने कह दिया कि द्रविड़ भी भारत में बाहर से ही आए, क्योंकि उनकी सभ्यता तो बड़ी समुन्नत और विकसित थी, द्रविड़ों की सभ्यता। तो भारत में ऐसी समुन्नत सभ्यता कैसे हो सकती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बाहर से आए, फिर जो द्रविड़ थे वो भी बाहर से आए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ बर्बर लोग ही कुछ रहते थे। ऐसा भी कुछ पश्चिम के विद्वानों ने कहना शुरू किया, क्योंकि यह जायज ठहराना था कि जब सभी बाहर से आए, आर्य बाहर से आए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बाहर से आए, द्रविड़ भी बाहर से आए, फिर मुसलमान और तुर्क भी बाहर से आए और यहाँ जम गए, तो हम लोग भी बाहर से आए, हम लोग भी फिर यहाँ इसी तरह से राज करेंगे। यह औपनिवेशिक शासन का औचित्य ठहराने के लिए कतिपय पश्चिमी विद्वानों ने यह यहाँ तक, इस सीमा तक भी कहा। उनका हवाला रामविलास शर्मा देते हैं। पश्चिम एशिया और ऋग्वेद उनकी किताब है, बड़ा कार्य है। इस तरह के उनके मोटे मोटे कतिपय ग्रंथ हैं, सबका अध्ययन करके और विस्तार से उन पर विमर्श किया जाना चाहिए। मैं रामविलास शर्मा के साहित्य का विशेषज्ञ नहीं हूँ। हिंदी के कतिपय समीक्षकों ने जिन्होंने उनका अध्ययन किया है, उनके मंतव्यों के आधार पर मैं कुछ बातें कह रहा हूँ। उनमें रविभूषण, जिनका की नाम मैंने लिया, वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से रामविलास शर्मा का अध्ययन करते हैं। शंभुनाथ जो हिंदी के आलोचक हैं, उन्होंने भी रामविलास शर्मा का अध्ययन किया है। विजय बहादुर सिंह जो हिंदी के जाने माने आचार्य हैं, उन्होंने इन रामविलास शर्मा के अध्येताओं के आधार पर और कुछ स्वयं के अध्ययन के आधार पर में जो पश्चिम एशिया और ऋग्वेद है, रामविलास शर्मा की किताब, उसमें उन्होंने चौथे अध्याय में मिस्र, सुमेर और भारत प्राचीन सांस्कृतिक संबंध इस शीर्षक से मिस्र सभ्यता से सुमेर सभ्यता से पौराणिक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदकालीन सभ्यता और इन सभ्यताओं के बीच तारतमिक संबंध और भिन्नताओं की भी मीमांसा उन्होंने की है, और किस प्रकार से इनमें विभिन्न रीतियां और विश्वास विकसित हुए यहाँ के लोगों में। इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतीय आर्य अश्वारोहण में बड़े प्रवीण थे। भारतीय रथ का पहिया अरायुक्त होता था, जबकि सुमेरी रथ में अरा नहीं होते थे, वह ठस और भारी होता था। और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह रथ पश्चिमी एशिया होता हुआ मिस्र, यूनान और बहुत बाद में उत्तरी यूरोप पहुंचा। तो यह रथ यहाँ से ही चल करके और फिर यूरोप पहुंचता है, ऐसा वे कहते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश उनकी यह पुस्तक है। इसमें हड़प्पा और उपनिषद, इन दोनों को वैदिक ऋग्वेद की परंपरा में वे स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि ऋग्वेद में सामाजिक विकास की जो मंजिलें दिखाई देती हैं, उन्हीं के आगे की मंजिल हड़प्पा सभ्यता के भीतर विद्यमान है। यह उनका वाक्य है। और इस दृष्टि से ऋग्वेद की सभ्यता के पहले का गण समाज एक है, और ऋग्वेद का गण समाज उसके कुछ बाद का है, वह अधिक विकसित है। और ऋग्वेद का समाज आदिम साम्यवादी समाज से परवर्ती है, और वह जो आदिम गण समाज था उससे बाहर निकल आया है, जिसमें कि व्यक्तिगत संपत्ति की कोई अवधारणा ही नहीं थी। सारी संपत्ति ही कबीले की ही हुआ करती थी या गण की हुआ करती थी। जब जब उसमें संपत्ति भेद उत्पन्न होता है, वैयक्तिक संपत्ति की अवधारणा भी उसमें जुड़ती है, गण बना रहता है, वह ऋग्वेद कालीन समाज है, ऐसा उनका कहना है। राम शरण शर्मा जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने यह कहा कि ऋग्वेद के काल में वाणिज्य तो था ही नहीं। रामविलास शर्मा इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद में वणिक शब्द का प्रयोग है और वाणिज्य होता था, इसके साक्ष्य मिलते हैं। औषिजाय दीर्घ श्रवसे वणिजे, यह मंत्र में उशिक पुत्र दीर्घ श्रवा एक व्यापारी हैं और वो व्यापार करते हैं। इस उल्लेख को रामविलास शर्मा विश्व साहित्य में व्यापार करने वाले व्यापारी का पहला नामोल्लेख भी मानते हैं। और अथर्ववेद में व्यापार की सफलता के लिए प्रार्थना की गई है।
और स्वयं इंद्र को व्यापारी कहा गया है। धनेन धनम इच्छमानः, ऐसा धन लगा करके धन कमाने की इच्छा जो करता है, ऐसा कहा गया है। रामशरण शर्मा ने यह भी कहा कि सिक्के नहीं थे और ब्याज की प्रथा नहीं थी। रामविलास शर्मा ने अच्छा अध्ययन किया है। ये जो 8वें मंडल का 66वां सूक्त है, उसमें सूदखोरों और ब्याज पर रुपया देने वालों और ब्याज से कमाई करने वालों का उल्लेख है। उनके लिए पेकनाट शब्द का प्रयोग 8वें मंडल के 66वें सूक्त के 10वें मंत्र में किया गया है। सातवलेकर ने भी इसकी व्याख्या यही की है कि इंद्र सभी सूदखोरों और ब्याज लेने वाले कंजूसों को अपने कर्म से दबा देते हैं। यह अनुवाद सातवलेकर ने किया है। बेकनाट शब्द का अर्थ यास्क ने सूदखोर ही किया है। यह मुझे पता नहीं था। ऋग्वेद हम लोगों ने भी पढ़ा, हमको भी पढ़ाया जाता था। जिस तरह से हमारी पाठ्यचर्या बनाई गई, उसमें इस तरह की बातें बताना शायद अनुचित समझा जाता था कि ऐसा कैसे कह दें कि ऋग्वेद में बेकनाट शब्द आया है और यास्क भी उसका सूदखोर अर्थ करते हैं, सातवलेकर भी यही अर्थ करते हैं। और सूद पर रुपया चढ़ाने वाले, सूद पर रुपया देकर के कमाई करने वाले कुछ लोग हैं, इंद्र उनका विनाश करे, इस तरह की कामना कुछ ऋग्वेद के ऋषि कर रहे हैं। तो उस समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इस तरह के कतिपय अन्य संदर्भ भी रामविलास शर्मा देते हैं। तो यह ऋण शब्द का प्रयोग 10वें मंडल में होता है। उसका अलग अलग अर्थ किया जाता है। ऋण देना सामान्य क्रिया न होकर के एक विपत्ति कही जाती है। लेकिन ग्रिफिथ, मोनियर, विलियम्स और सातवलेकर इनके साक्ष्य, इनके उल्लेख लेकर के रामविलास शर्मा यह प्रमाणित करते हैं कि ऋग्वेद में ब्याज के लिए शब्द है और अंधकार को वहां ऋण की तरह माना गया है। इस समाज में सूदखोरी का चलन हो गया है और जो कर्ज नहीं चुकाता है, ऋण नहीं चुकाता है, वह अपराधी है और दंडनीय है। यह भी ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। और इस दृष्टि से जो प्राचीन समाज है ऋग्वेद का, वह एक विकसित समाज है और नगर सभ्यता उसमें आ गई है। यूनान से कहीं अधिक विकसित, यूनान की सभ्यता से कहीं अधिक विकसित उसकी सभ्यता है। यद्यपि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर उसमें नहीं है, पर उद्योग धंधों का विकास है, कृषि तंत्र विकसित हो चुका है और अग्नि जब आ जाती है तो उद्योग धंधों का विकास होता है। लोहे से औजार बनाने की तकनीक विकसित हो जाती है। इन सारी बातों का साक्ष्य लेते हुए कालीबंगा सभ्यता का उल्लेख रामविलास शर्मा करते हैं, जो 4000 ईसा पूर्व के आसपास की है और हड़प्पा से पहले की है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में उन्होंने जो उत्खनन किया, उनके कार्य को फिर बी के थापर और बीबी लाल ने भी आगे बढ़ाया उत्खनन करते हुए। और ये जो कालीबंगा की सभ्यता है, यह सिंधु घाटी की सभ्यता से अधिक प्राचीन है और उससे लगभग 1000 वर्ष पहले की है। इसको ऋग्वेद की सभ्यता से रामविलास शर्मा जोड़ते हैं और वह सरस्वती का जो उल्लेख है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उसके आधार पर भी कहते हैं कि ऋग्वेद के जो प्राचीन स्थल हैं, वे सरस्वती को जल से भरी हुई, पानी से लहराती हुई नदी के रूप में वर्णित करते हैं। बाद के कतिपय स्थलों में सरस्वती में जल कम हो रहा है, इस प्रकार से उल्लेख आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का ह्रास ही होता है सरस्वती नदी के सूख जाने के साथ। तो यह हड़प्पा की जो सभ्यता है, वह वैदिक संस्कृति के बाद की सभ्यता है। यह रामविलास शर्मा ने प्रतिपादित किया। सुनीति कुमार चटर्जी, जिन्होंने आर्यों को एक घुमंतु बर्बर माना था, पश्चिम के प्राच्य विदों के मत का अनुहरण करते हुए उन्होंने कहा कि अर्ध यायावर जनों के अंग थे, प्राचीन आर्य यूरोपीय भाषा भाषी थे और उन्होंने भी इंडो यूरोपियन भाषा का अस्तित्व स्वीकार किया और 3000 ईस्वी पूर्व में
ये लोग यहाँ आए, विशिष्ट संस्कृति का उन्होंने निर्माण किया, ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं। इसका हवाला देते हुए रामविलास शर्मा इस मत की भी खबर लेते हैं। कुल मिलाकर के रामविलास शर्मा का काम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि वे न केवल जो वामपंथ है उसका भारत की धरती पर पुनरारोपण करते हैं, उसको विस्तारित करते हैं, और वैदिक समाज और वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की समझ के लिए अपने ऋग्वेद के अनुशीलन के द्वारा वे कतिपय महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। उसके द्वारा वे संपूर्ण ऋग्वेद को वैश्विक सभ्यता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस दृष्टि से भाषा और समाज जो उनकी पहली बड़ी किताब थी, 1960 में प्रकाशित हुई और अनेक संस्करणों में प्रकाशित हुई, वह बहुत अध्येतव्य पुस्तक है। और उसके बाद पश्चिम एशिया और ऋग्वेद, इतिहास, दर्शन आदि उनकी किताबें आती हैं। इन सभी किताबों का बहुत महत्व है। अंतिम पुस्तक इस दृष्टि से 2001 में जो रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, उसमें ऋग्वेद की सौंदर्य मीमांसा पर भी उन्होंने विशद विवेचन किया है। इन शब्दों के साथ रामविलास शर्मा के वैदिक अनुशीलन पर अपने इस वक्तव्य को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे आवश्यकता हुई तो यह विमर्श जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।